हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कक्षा 10 का एक टॉपिक है प्रकाश तथा उसका परावर्तन। तो प्रकाश तथा उसका परावर्तन जो है आज हम स्टार्ट करेंगे। तो इसमें जो है पॉइंट टू पॉइंट सारी जो है हेडिंगें हम जो है लिखते और जो है समझाते चले जाएंगे। अगर आप लोग नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप लोग जो है इसकी नोट्स भी बना सकते हैं। तो देखते हैं, हम पहला टॉपिक है प्रकाश तथा उसका परावर्तन। तो पहले हम बात करेंगे प्रकाश की। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्ट ज्ञान को जागृत करती है। आप लोग क्या समझेंगे? आप लोग जो है अगर इसको नोट्स में लिखना चाहें तो आप लिख लेना कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्ट ज्ञान को जागृत करती है। या आप लोग कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आंखों को संवेदित करती है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्ट ज्ञान को जागृत करती है। और प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। आप लोग इतना जो डेफिनेशन में ऐड कर दीजिएगा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्ट ज्ञान को जागृत करती है, या प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है। तथा निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अब हम बात करेंगे प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण नंबर 2 पर प्रकाश के गुण। तो प्रकाश के गुण कौन कौन से होते हैं? तो पहली बात तो प्रकाश जो है सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, यानी प्रकाश जो है सदैव सीधी रेखा में गति करेगा। नंबर 2 यहां पर लिख सकते हैं प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। सरल रेखा में गमन करता है। इस तरह से पॉइंट टू पॉइंट आप लोग लिखिए, हम जो है बोलते जाते हैं। पॉइंट नंबर 2 आप कह सकते हैं कि प्रकाश की हवा या निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो जो है प्रकाश की चाल हो जाएगी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसमें हमको चाल लिख देनी है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो आप लोग ऐसे लिखिएगा कि निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अब बात करेंगे, यह जो है असल में इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। नंबर अगला पॉइंट पर आप कहेंगे कि जो है प्रकाश में परावर्तन या अपवर्तन की घटनाएं संभव हैं, यानी प्रकाश में परावर्तन व अपवर्तन की घटनाएं भी होती हैं। तो आप ये लिख सकते हैं। अगले 4 हो जाएंगे पॉइंट लगभग आपके, तो जो है आपको मैक्सिमम पॉइंट 4 ही लिखने। चलिए अब हम बात करेंगे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, प्रकाश का परावर्तन। यहां से जो है आपका टॉपिक चालू होता है कक्षा 10 का। ये इंपॉर्टेंट है, प्रकाश का परावर्तन। देखिए जरा, अगर मान लेते हैं हम कि ये जो है कोई चिकनी या पॉलिशदार वस्तु है, या यूं कह लीजिए दर्पण है, और कोई प्रकाश की किरण आती है तो किसी बिंदु पर आई तो और वह परावर्तित हो गई। ये चूंकि किरण आ रही है इसलिए हम इस किरण को कहेंगे आपतित किरण। इसको कहेंगे आपतित किरण। ये जो है परावर्तित हो रही है तो इसको कहेंगे परावर्तित किरण। ये बीच में अभिलंब हमने खींचा है तो इसे कहेंगे अभिलंब। और ये यहाँ पर जो है जिस बिंदु पर आकर के ये तीनों मिलते हैं उसको कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। और ये जो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में बनता है कोण, इस कोण को कहते हैं आई, यानी ये है आपतन कोण और ये है आपतन कोण। और ये जो कोण बना होता है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, इसको कहते हैं परावर्तन कोण। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, परावर्तन कोण। ये आपका पूरा फिगर हो गया। तो प्रकाश का परावर्तन में आप लोग लिखेंगे कि जब प्रकाश किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह से टकराती है, जब प्रकाश किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है।
प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। या यूं कह सकते हैं कि प्रकाश का किसी चिकनी या पालिशदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाने की क्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो ये हो गया प्रकाश के परावर्तन की बात। अब हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम, और आपको ये चित्र बनाना पड़ेगा। प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम। चलिए, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। आप लोग पहले कहेंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आप ये कह सकते हैं या तो फिर कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, या यूं कह लीजिए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये परावर्तन का पहला नियम है। परावर्तन का दूसरा नियम ये है कि जो ये कोण बना है ये आपतन कोण आई है और ये बेटा कोण परावर्तन कोण आर है। तो आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। तो आप लोग जो है ये जो है दोनों नियम आप नोट कर सकते हैं। तो आप लोगों को फिर से बता दे रहे हैं, देख लीजिए परावर्तन के नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं या एक ही तल में होते हैं। नंबर 2, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये आपके हो गए 2 पॉइंट। अब हम बात करेंगे आप लोगों के परावर्तन के जो है रूल्स हो ही गए हैं। अब बात करेंगे थोड़ा दर्पण की। दर्पण में कुछ परिभाषाएं हैं, वो आपको परिभाषाएं याद करनी नहीं है, आपको सिर्फ जो है इसमें देखते रहना है। देखते रहेंगे आपको जो है बिल्कुल याद हो जाएंगी। तो उसमें जो है आपको परिभाषाएं कम से कम 6 या 7 परिभाषाएं याद करनी। तो दर्पण में पहले आप लोग इतना जान लीजिए कि जो है आप लोगों के सिलेबस में कक्षा 10 में सिर्फ जो है 2 दर्पण पढ़ाए जाने हैं। एक तो अवतल दर्पण, नंबर 2 उत्तल दर्पण। तो आप लोग जो है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण के बारे में आप पूरी जानकारी लेना चाहेंगे। तो अब पहले हम आप लोगों को थोड़ा दर्पण के बारे में जानकारी दे देते हैं कि जो अवतल दर्पण है, आप लोग यहाँ से दर्पण के बारे में पूरी जानकारी जो आपके सिलेबस में आएगा सब वही यहाँ पढ़ाया जाएगा। नंबर 1 जो है अवतल दर्पण, ये आपको आप ऐसे बनाएंगे, ये है अवतल दर्पण। और नंबर 2 उत्तल दर्पण, ये आप लोग ऐसे बनाएंगे, ये है उत्तल दर्पण। अब जरा आप लोग देख लीजिए कि जो उभरा हुआ तल है वो पालिशदार है और जो दबा हुआ तल है वो परावर्तक तल है। जो चिकना तल होता है वो परावर्तक तल माना जाता है। ये है पालिशदार सतह, पालिशदार सतह, और ये है अंदर वाली जो सतह है ये है चिकनी सतह। इसको बोलते हैं परावर्तक तल, परावर्तक तल। ठीक, तो आप लोग याद रखना कि वह दर्पण जिसमें उभरा हुआ तल पालिशदार तथा परावर्तक तल दबा हुआ तल होता है अवतल दर्पण कहलाता है। या वह दर्पण जिसमें परावर्तक तल दबा हुआ तथा उभरा हुआ तल पालिशदार होता है हमारा जो है अवतल दर्पण कहलाता है। फिर आप लोग कहेंगे उत्तल दर्पण की, तो वह दर्पण जिसमें जो है दबा हुआ तल पालिशदार व चिकना होता है, पालिशदार होता है तथा उभरा हुआ तल हमारा जो है परावर्तक तल होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। तो आप उत्तल दर्पण उत्तल दर्पण की परिभाषा ऐसे कर सकते हैं चित्र से ही कि वह दर्पण जिसमें उभरा हुआ तल पालिशदार तथा दबा हुआ तल परावर्तक तल होता है अवतल दर्पण कहलाता है। वह दर्पण जिसमें दबा हुआ तल पालिशदार तथा उभरा हुआ तल परावर्तक तल होता है हमारा उत्तल दर्पण कहलाता है। अब जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं इनकी स्थितियां, इनकी 6 स्थितियां हैं, आप लोगों को वो सारी जो है पढ़नी है। हम इसको जो है इरेज कर दे रहे हैं। दर्पण के बारे में ये स्थितियां ही जो है संपूर्ण जानकारी इनके बारे में देती हैं। तो पहले इनसे कुछ संबंधित परिभाषाएं पढ़ेंगे, फिर हम स्थितियों का जो है ज्ञान देंगे। पहले आप लोग देखिए इनकी जो है परिभाषाएं। दर्पणों से संबंधित
कुछ परिभाषाएं, ये देख लीजिए दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। सबसे पहले नंबर पर दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाओं में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग पहले पढ़ेंगे वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। फिर आप पढ़ेंगे वक्रता त्रिज्या। फिर आप पढ़ेंगे मुख्य फोकस। फिर आप पढ़ेंगे फोकस दूरी। फिर आप पढ़ेंगे उसके बाद मुख्य अक्ष। आप यहां भी पढ़ सकते हैं, चलो मुख्य अक्ष यहां बताया जा रहा है, मुख्य अक्ष। फिर आप पढ़ेंगे दर्पण का ध्रुव। फिर नंबर 7 पढ़ेंगे दर्पण का द्वारक। इतनी परिभाषाएं आपको पढ़नी टोटल। वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, मुख्य अक्ष, दर्पण का ध्रुव, दर्पण का द्वारक। इतनी परिभाषाएं आप लोग देख लीजिए। तो ये परिभाषाएं आपको देखनी नहीं, फिर चित्र में समझनी है। देखते हैं, अगर मान लो ये हमारा अवतल दर्पण है, कोई दर्पण ले लें, अवतल ले लें या उत्तल ले लें, ओवरऑल कोई भी दर्पण हो, तो इसमें जो है ये जो बिंदु होता है ये दर्पण का ध्रुव होता है। इसे सदैव P से प्रदर्शित करते हैं। ये पॉइंट टू पॉइंट देखते रहिएगा। ये दर्पण का ध्रुव होता है, सब में यहीं पर ध्रुव होगा। यहां पर जो है वक्रता केंद्र C होता है, इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। और C और P के बीचों बीच में एक बिंदु F होता है, इसको बोला जाता है फोकस। फोकस कहो या मुख्य फोकस कहो, बात एक ही। अब हम देखो इधर देखते हैं कि अगर हमको कहना हो वक्रता केंद्र, तो ये वक्रता केंद्र है, ये असल में इस वक्रता त्रिज्या जो ये होगी, इस त्रिज्या का जो है कटा हुआ भाग है। तो उस गोले का केंद्र, आप लोग परिभाषा ऐसे लिखेंगे, आप लोग सुनिए और जो लिखिए, उस गोले का केंद्र जिसका ये दर्पण भाग है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। फिर से समझ लीजिए, उस गोले का केंद्र जिसका यह दर्पण भाग होता है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ये देखिए, जैसे मान लो कि ये हमारे पास गोला था और इस गोले का ये जो है केंद्र था O, और हमने ये इतना काट करके, इतना पालिश करके और इतना निकाल लिया, तो ये जो है इतना दर्पण हमारे पास निकल करके आ गया। अब जो इसका केंद्र था ये पहले, यही जो है वक्रता केंद्र होता है C। तो उस गोले का केंद्र जिसका दर्पण एक भाग होता है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ये आपका हो गया। अब बात करते हैं वक्रता त्रिज्या। तो बेटा देखिए, वक्रता केंद्र और ध्रुव, इसके बीच की जो दूरी होती है ये होती है वक्रता त्रिज्या। इसको कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। तो आप कहेंगे वक्रता त्रिज्या में कि वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। फिर से देखिए, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता त्रिज्या का काम खत्म। अब बात करेंगे मुख्य फोकस की। तो देखिए, मुख्य फोकस की परिभाषा, मुख्य फोकस की परिभाषा ये होती है कि मुख्य अक्ष के समांतर, आपको अलग हम फिगर बना के बताए दे रहे हैं। अगर मान लो ये हमारा अवतल दर्पण है, ये हमारा ध्रुव है, ये हमारा वक्रता केंद्र है, ये हमारा फोकस है। तो ये होता है कि अगर कोई वस्तु है और उससे चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होगी, तो वो मुख्य अक्ष के बिंदु फोकस से ही होकर गुजरेगी। तो ये कहा जाता है, ये पूरा मुख्य अक्ष होता है, ये है पूरा मुख्य अक्ष। तो आप ये कहेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, मुख्य फोकस कहलाता है। या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है, मुख्य फोकस कहलाता है। पहले आप लोग परिभाषा फिर से लिख लीजिए, अगर लिख रहे हैं तो मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, मुख्य फोकस कहलाता है। मुख्य फोकस हो गया। फोकस दूरी देख लीजिए, फोकस दूरी, ये मुख्य फोकस है, ये ध्रुव है, ये जो बीच की दूरी है इसे फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित किया जाता है। तो आप ये कहेंगे कि जो है दर्पण के फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित किया जाता है।
अब आप मुख्य अक्ष की बात कर लेते हैं। मुख्य अक्ष यही तो है, ये रेखा पूरी मुख्य अक्ष जो हम ये खींचते हैं। जैसे कोई दर्पण बनाए और ये जो खींच दी ये हमारी मुख्य अक्ष होती है। तो मुख्य अक्ष की परिभाषा आप ऐसे कहेंगे कि वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ये मत कही ना, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को, तो वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी तो वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। आप लोगों को कहना है वक्रता केंद्र ना वक्रता त्रिज्या, आपको मुख्य अक्ष कहना है। तो वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। इसकी भी बात काम खत्म। दर्पण का ध्रुव देख लीजिए, ये दर्पण का ध्रुव होता है P, ये वाला ध्रुव है, इसमें ये ध्रुव है, इसमें ये ध्रुव है, ये सारे ध्रुव हैं। तो देखिए जरा, परावर्तक तल यही तो अंदर वाला है और बाहर वाला तो पालिशदार है। तो हम ये कहेंगे परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। देखो यहाँ पर है दर्पण का ध्रुव, जितना ऊपर है उतना नीचे है दर्पण। ये यहाँ नहीं कि यहाँ ध्रुव हो जाए, यहाँ ध्रुव हो जाए। परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो देखो ये दर्पण का ध्रुव हो गया। अब हम बात करेंगे दर्पण का द्वारक। तो दर्पण के द्वारक की जब बात करेंगे तो दर्पण का द्वारक ये होता है, ये जो इसका झुकाव होता है, यानी व्यास कह लीजिए। तो दर्पण का द्वारक होता है, परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। अगर आप चित्र में देखिए तो ये O डैश, ये O डैश हमारा दर्पण का द्वारक है। तो ये दर्पण का द्वारक है। परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। अब हम बात करेंगे प्रतिबिंब बनने की स्थितियां। ये जो है आपका परिभाषाएं होंगी। अब प्रतिबिंब बनने की स्थितियां जान लीजिए, समझो आपका जो है काम हो गया इसका। फिर जो है इसका डेरिवेशन है एक आधे, वो आप लोगों को करवा देंगे। इसको हम इरेज कर देंगे। देखिए प्रतिबिंब बनने की स्थितियां, तो पहले हम अवतल दर्पण के द्वारा निकालेंगे, फिर उत्तल दर्पण के द्वारा। तो अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियां, प्रतिबिंब बनने की स्थितियां देख लीजिए। प्रतिबिंब बनने की स्थितियां, अवतल दर्पण द्वारा आप प्रतिबिंब बनने की स्थितियां देख रहे हैं। तो पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले इधर हम छोटा सा ऐसे चित्र बनाए दे रहे हैं कि देखो अगर हमको प्रतिबिंब बनने की स्थितियां चाहिए तो हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि जो है हमको ये पता होना चाहिए प्रतिबिंब बनने कैसे हैं। ये हमारा मुख्य अक्ष होता है, ये P होता है, ये होता है F, ये होता है C। तो ये माना जाता है कि C के इधर बहुत दूर, C के जो है इधर बहुत दूरी पर अनंत होता है, और अनंत और C के बीच में कुछ होता है, फिर C, फिर जो है C और F के बीच, फिर F और फिर F और P के बीच। तो हमको 6 स्थितियां इसकी दिखानी है। सबसे पहले जब वस्तु अनंत पर रखी हो, फिर जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच रखी हो, फिर वक्रता केंद्र पर रखी हो, फिर वक्रता केंद्र व ध्रुव के बीच रखी हो, फिर ध्रुव पर, फिर जो है वक्रता केंद्र व फोकस के बीच रखी हो, फिर फोकस पर रखी हो, फिर फोकस व ध्रुव के बीच रखी हो। ऐसी 6 स्थितियां बनेंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जब वस्तु अनंत पर रखी हो, अनंत पर हो। तो आप लोग इसका चित्र देख लीजिए, जब वस्तु अनंत पर हो। तो अगर वस्तु अनंत पर है तो मान लो ये अवतल दर्पण है, हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियां पढ़ रहे हैं। तो ये अवतल दर्पण हो गया, ये अवतल दर्पण हो गया। तो ये इसका जो है मुख्य अक्ष हो गया, ये बिंदु P है, ये बिंदु C है और ये बिंदु F है। अब हम क्या करेंगे, चूंकि वस्तु अनंत पर है तो वस्तु हमको दिखाई नहीं देगी। तो हम ये मानते हैं कि वस्तु यहाँ है और मुख्य अक्ष के समांतर जो है किरणें प्रकाश की आ रही हैं बहुत सारी। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं। ये देखो मुख्य फोकस से होकर गुजर रही है। जहां पर एक दूसरे को मिलते हैं वहां पर प्रतिबिंब प्राप्त होता है। आप लोग ऐसा चित्र बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कई किताबों में क्या है, दूसरे टाइप का भी बना हुआ है।
लेकिन आप लोग यही सरलतम चित्र इसी को बनाइए कि जब वस्तु अनंत पर हो तो जो है प्रतिबिंब देखो यहाँ पर प्राप्त हुआ फोकस पर। तो आप ये लिखेंगे कि इस स्थिति में आप एक कंडीशन, दो कंडीशन आपको याद रखनी है कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश आ रहा है तो वो दर्पण से जब परावर्तित होगा तो फोकस से जाएगा। दूसरी कंडीशन, अगर प्रकाश वक्रता केंद्र से जा रहा है तो वो टकरा करके वापस लौट जाएगा, यानी वक्रता केंद्र से जाने वाला प्रकाश टकराता है और उसी मार्ग पर वापस लौट जाता है, यानी जैसे ये आ रहा था ऐसे चला जाएगा। ठीक, अब जी फिर हमने ऐसे ही बना देना है रफली, ये है P, ये है C, ये है F। अगर प्रकाश की किरण आएगी समांतर तो फोकस से होकर जाएगी। अगर प्रकाश की किरण, जैसे मान लो ये वस्तु थी, अगर प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाएगी तो ये टकरा करके इसी पर वापस लौट जाएगी। अगर प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है तो वो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये तीन कंडीशन आपको याद रखनी कि अगर समांतर आ रही तो फोकस से होकर गुजरेगी, अगर फोकस से जा रही तो समांतर हो जाएगी, अगर वक्रता केंद्र से जा रही तो उसी पर लौट आएगी। तो देखिए जब वस्तु अनंत पर हो तो देखो अनंत पर हमने वस्तु रखी तो वस्तु तो दिखाई नहीं दे रही, उससे प्रकाश की किरणें जो आई हैं वो टकराने के बाद मुख्य फोकस पर काटती है। तो यहाँ पर लिखेंगे, ये देखो यहाँ पर काटेंगे तो लिखेंगे इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा, यह बहुत छोटा बना है, यहां पर लिखेंगे बहुत छोटा, ब्रैकेट में लग देंगे लगभग बिंदु आकार का। अब चूंकि देखो ये डार्क किरणों द्वारा नहीं बना है, ये हमने वास्तविक किरणें खींची, तो हम लिखेंगे बहुत छोटा कामा वास्तविक, और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनेगा, तो कामा उल्टा, कामा मुख्य फोकस पर या तथा मुख्य फोकस पर बनता है, मुख्य फोकस पर बनता है। ये आपका हो गया कि इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, लगभग बिंदु आकार का, वास्तविक, उल्टा तथा मुख्य फोकस पर बनता है। आपको ये चित्र बना करके ये इतनी भाषा लिख देनी है, आपको और कुछ नहीं करना। यह है जब वस्तु अनंत पर रखी। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर, जब वस्तु वक्रता केंद्र व अनंत के मध्य रखी हो, वक्रता केंद्र, अब पहले वक्रता केंद्र अनंत पर थी, अब अनंत वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे। जब वस्तु वक्रता केंद्र व अनंत के मध्य रखी हो, अब देखो जब वस्तु वक्रता केंद्र व अनंत के मध्य रखी हो तो ये हमारा हो गया, ये बिंदु P है, ये हमारा C है और ये हमारा F है। वस्तु हम यहाँ पर रखते हैं, मान लीजिए ये बेटा वक्रता केंद्र है, इधर अनंत है और ये वक्रता केंद्र है, इसके बीच में कहीं पर भी रख सकते हैं। तो ये वाला हमने वस्तु रख दी। तो वक्रता केंद्र पर अगर रखे हैं वस्तु तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर पहले प्रकाश की जाएगी किरण, जो कि इससे टकराएगी तो वो फोकस से होकर गुजर जाएगी। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से चाहे तो गुजार सकते हैं, चाहे तो आप फोकस से गुजार सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास दोनों पॉइंट हैं, तो हम वक्रता केंद्र से ही गुजारेंगे। दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाती है और वो टकराने के बाद उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। तो देखो यहाँ पर प्रतिबिंब बना, यहाँ पर काटा तो एक लंबवत हम इधर की ओर प्रतिबिंब बना देंगे, ये हमारा प्रतिबिंब है। तो देखिए जरा इसको, ये वाला बड़ा है ये छोटा है, तो इसका मतलब वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बना होगा। दूसरी बात ये ऊपर की ओर है, ये नीचे की ओर बना है, यानी ये उल्टा बना होगा। तीसरी बात ये डार्क किरणें है नहीं, ये वास्तविक किरणें हैं तो वास्तविक होगा। चौथी बात ये वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होगा। तो आप लोग इतनी कहानी लिखेंगे कि इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब, यहाँ पर हम लिखे देंगे इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से
छोटा, कामा वास्तविक, वास्तविक, कामा उल्टा, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनेगा, कामा वक्रता केंद्र व फोकस के मध्य बनता है, या वा या लिख देते हैं तथा, वक्रता केंद्र एवं मुख्य फोकस के बीच बनता है। ये हमारा हो गया। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, वास्तविक, उल्टा तथा वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनता है। अब जो है दो स्थितियां हमारी कंप्लीट हो गई। आपको जो है अगर पेपर में आता है कि जो है जब वस्तु रंग पर रखी हो तो जो है चित्र द्वारा इसकी स्थितियों को जो है दर्शाइए, तो आप चित्र बना देंगे और ये स्थितियां दर्शा देंगे। आप जो है ये चित्र बनाएंगे और जो है ये स्थितियां दर्शा देंगे इस स्थिति के लिए जब वक्रता केंद्र अनंत के मध्य रखा हो। अब हम बात करेंगे जब वस्तु वक्रता केंद्र पर ही रखी हो, तो हम जो है इसको इरेज कर दे रहे हैं। यहां पर देख लेते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, ये देख लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये स्थिति, क्योंकि ये जो है थोड़ा विशेष है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, तो वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु रखी है तो मान लो ये हमारा अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की परिभाषा रिवीजन कर लीजिए आप लोग साथ में कि वह दर्पण जिसमें उभरा हुआ तल पालिशदार तथा दबा हुआ तल परावर्तक तल होता है। ये सी हो गया, ये एफ हो गया, अवतल दर्पण कहलाता है। अगर हम वस्तु देखो बेटा वक्रता केंद्र पर रख दिए, तो वक्रता केंद्र पर रखे तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, गुजर गई। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से गुजरते हैं लेकिन उसी पर वस्तु रखी है तो हम फोकस से गुजार सकते हैं, तो मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो देखो मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, और यहाँ पर देखो हमारा काटा है वस्तु, यहाँ पर दोनों किरणें काटी है, तो यहाँ पर जो है हम एक प्रतिबिंब बना देंगे। देखो ये प्रतिबिंब वस्तु के बराबर है, उल्टा है और वक्रता केंद्र पर ही है। आप लोग जब प्रतिबिंब प्रकार की सहायता से बनाएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा। इस स्थिति में लिखेंगे आप यहाँ पर, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर कामा वास्तविक क्यों बना है, क्योंकि देखो सारी किरणें वास्तविक हैं, कामा उल्टा तथा वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होता है, वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होता है। और आप लोग जरा जान लीजिए, अगर मान लो पेपर में आता है कि ऐसी कौन सी मतलब जो स्थिति है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब का प्रतिबिंब समान होता है, तो आप लोग यही कहेंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होती है तो प्रतिबिंब और जो है हमारी वस्तु दोनों जो है दोनों प्रतिबिंब की जो है लंबाई और वस्तु की लंबाई दोनों बराबर हो जाती है ऐसी स्थिति में सिर्फ। तो आप लोग ये जो है नोट कर लेते हैं। इसके बाद आप लोग जो है देखिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हमने रख दिया, अब हम रखेंगे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस कहो या मुख्य फोकस कहो, फोकस के मध्य रखी हो। अब जरा देखो, हम वस्तु को रख दिए हैं वक्रता केंद्र व फोकस के मध्य। ये हमारा हो गया P, ये हो गया C, ये हो गया F। वस्तु को F और C के बीच रख दिए, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण गई, फोकस से होकर गुजर गई।
दूसरी प्रकाश की किरण हमको कहाँ से गुजारनी है, दूसरी प्रकाश की किरण हम चाहे फोकस से गुजार देते हैं चाहे वक्रता केंद्र से गुजार दें, तो हम फोकस से ही गुजारे दे रहे हैं। फोकस से गुजरी, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई और यहाँ पर काटा, तो यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। तो देखो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब जो है वस्तु से तुमको बड़ा लग रहा है, ये वस्तु से थोड़ा बड़ा है, ये वस्तु से बड़ा है, उल्टा है और जो है वास्तविक है तथा वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य है। इधर अनंत है इधर वक्रता केंद्र, तो इसके मध्य बना है। तो आप लोग जो है यही लिखेंगे कि इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब, आप लोग जो पटरी प्रकाश बनाएंगे तो ये एग्जैक्ट थोड़ा बड़ा दिखाई देगा आपको, इसमें थोड़ा कम लग रहा है लेकिन ये जो है बड़ा है। आप लोग लिखेंगे इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, कमा वास्तविक, कमा उल्टा तथा वक्रता केंद्र एवं अनंत के मध्य बनता है। वक्रता केंद्र एवं अनंत के मध्य बनता है। ये आपको जो है भाषा लिख देनी है इतना चित्र बनाने के बाद। तो आप जो है ये 4 स्थितियां हो गई। अब बात करते हैं जब वस्तु फोकस पर रखी हो और फिर फोकस व ध्रुव के बीच रखी हो। इतना हम इरेज कर दे रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए देखो हम इसको हटा देते हैं। अब बात करेंगे जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी हो, और नंबर जो है 6वीं स्थिति है जब वस्तु मुख्य फोकस व ध्रुव के बीच रखी हो। चलिए देखते हैं जब वस्तु फोकस पर रखी हो, तो इसके लिए चित्र देखिए। ये मान लो हमारा ये P है, ये C है, ये F है। इसमें जो है वस्तु फोकस पर ही रख दी। फोकस पर रखे तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ये हो गई। दूसरी वक्रता केंद्र से गुजार दीजिए या फोकस से ही, तो फोकस पर वस्तु रखी तो इससे तो निकाल नहीं सकते, तो आप लोग जो है उसको निकाल दीजिए मुख्य, इसको निकाल दीजिए वक्रता केंद्र से। तो देखो ये जो है किरणें आपको लग रही कि ये कहीं काटेंगी, नहीं काटेंगी, तो ये अनंत पर चला जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब, यहाँ पर लिखेंगे देख लीजिए, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, कमा वास्तविक, कमा उल्टा एवं अनंत पर प्राप्त होता है। अनंत पर प्राप्त होता है या अनंत पर बनता है, चाहे जो कह लीजिए। अब हम बात करेंगे जब वस्तु हमारी मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखी हो। 6ठी स्थिति लास्ट स्थिति है, ये 6 ही होती है। अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब बनने की स्थितियां बेटा 6 होती हैं। ये P है, ये C है, ये F है। अब वस्तु F और P के बीच यहाँ पर कहीं पर रख दो, यहाँ पर रख दो, यहाँ पर रख दो, यहाँ पर रख दो, इनके बीच में रखो कहीं। तो यहाँ से प्रकाश की किरण चली मुख्य अक्ष के समांतर, तो फोकस से होकर गुजर गई। दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर चली, तो देखो ये तो कहीं काटेंगे नहीं, क्योंकि इनके बीच की दूरी देखो यहाँ पर कम थी, यहाँ पर ज्यादा हो गई और ज्यादा हो गई, तो ये आगे तो कहीं काटेंगे नहीं। लेकिन अगर इनको हम पीछे की ओर बढ़ा दें, तो ये देखो यहाँ पर काट रहे हैं, तो यहाँ पर एक प्रतिबिंब बन जा रहा है। देखो ये, तो ये हमारा जो प्रतिबिंब प्राप्त हुआ, ये देखो वस्तु से बड़ा है, सीधा है, डाट डाट किरणों द्वारा बना है, तो यह आभासी है तथा दर्पण के पीछे है। तो आप लोगों को जो है ये इंपॉर्टेंट स्थिति के रूप में जो है
लेना है। देख लीजिए, लिखेंगे आप इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, आभासी, सीधा तथा दर्पण के पीछे प्राप्त होता है। आप ये भाषा लिख लेंगे। हम बोले थे इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, सीधा, आभासी तथा दर्पण के पीछे प्राप्त होता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जो इसमें ही आभासी प्रतिबिंब बनता है, यही एक स्थिति है। और आप ये भी कह सकते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक व आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं, क्योंकि इसकी छठी स्थिति में देखो वास्तविक के जगह पे आभासी प्राप्त हुआ है, बाकी पांचों स्थितियों में वास्तविक था। ये हो गया हमारा। अब हम बात करेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थिति। उसकी सिर्फ दो स्थितियां हैं, और जो है इसको हम इतना समाप्त करते हैं, फिर उसके बाद जो है अगले वीडियो में जो हम लेकर आएंगे इसको। तो हम बात करते हैं, जरा देख लीजिए जल्दी से। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियां, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियां। तो इसकी दो ही स्थितियां हैं, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, जब वस्तु अनंत पर हो, और दूसरी स्थिति है जब वस्तु अनंत व ध्रुव के बीच हो, अनंत व ध्रुव के बीच हो। जरा देखो वस्तु अनंत पर होगा क्या मतलब है। आपको जो है दर्पण बनाना है, ये है आपका उत्तल दर्पण। इसमें ये P हो गया, ये F हो गया, ये C हो गया। अब इधर ही तो वस्तु रखना है, क्योंकि परावर्तक तल ये है, तो परावर्तक तल ये है, तो वस्तु को मान लो हमने यहाँ अनंत पर रख दिया। अब अनंत पर वस्तु रखी तो दिखाई तो देगी नहीं, तो हम ये मान लेते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आ रही हैं। ये देखो बिल्कुल जैसे उसमें पहली स्थिति थी। तो ये जो है फोकस से होकर गुजरेगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण फोकस से होकर तो ये गुजरती, तो फोकस से होकर गुजरेगी। यहाँ पर देखो एक प्रतिबिंब बनाया, तो यहाँ पर लिखेंगे इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा, लगभग बिंदु आकार का, ठीक, आभासी, सीधा तथा मुख्य फोकस पर प्राप्त होता है। आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनेगा, तो आप लोगों को यहाँ पता नहीं चलेगा ये सीधा या नहीं, तो आप लोग ऐसे कहेंगे फिर कि जो है आभासी बना है ना, आभासी बना है तो ये सीधा ही होगा। तो आप कहेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण जब परावर्तन करके के जो है बिंदु F पर जब हमारा प्रतिबिंब बनाती है, तो कहेंगे कि इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा, लगभग बिंदु आकार का, आभासी, सीधा तथा मुख्य फोकस पर प्राप्त होता है। इस स्थिति में देख लीजिए, ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया, ये P हो गया, ये F हो गया, ये C हो गया। अब देख लीजिए अगर हम वस्तु रख दें, अब वस्तु को हम P और अनंत के बीच में ही तो कहीं रखेंगे, तो अगर मान लो वस्तु रखे और मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आई, तो ये फोकस से होकर गुजरेगी, ये देखो गुजर गई। और इसको हम बढ़ाना चाहें तो ऐसे बढ़ा सकते हैं। फिर देखिए आप दूसरी किरण वक्रता केंद्र से गुजरना होता है, तो वक्रता केंद्र ये है, तो मान लो दूसरी किरण ये देखो हम डाट डाट करके वक्रता केंद्र से होकर गुजार रहे हैं। दर्पण के पीछे जब जाएंगे तो डाट डाट हो जाएंगी किरणें, तो यहाँ पर देखो काटा है, तो यहाँ पर एक डाट डाट प्रतिबिंब बन गया, ये हमारा प्रतिबिंब है। तो देखो वस्तु से छोटा है, तो ये जो है लिखेंगे इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, सीधा, आभासी तथा ध्रुव व फोकस के मध्य प्राप्त होता है। तो आप लोग यही कहानी जो है इसमें जो है लिखेंगे। फिर से देख लीजिए, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, सीधा, आभासी तथा ध्रुव फोकस के मध्य प्राप्त होता है। आपकी स्थितियां समाप्त हुई, और अगले जो है लेक्चर में हम लेकर के आएंगे इसके आगे के डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स। धन्यवाद।